हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनीता टंडन आरआर कॉलेज अलवर से, और मैं आपको सेकेंड ईयर बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या ईएमएफ फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा रही हूँ। और इसमें ये फोर्थ सेमेस्टर का चैप्टर है, और इसमें मैं आपको 4 लेक्चर दे चुकी हूँ। उन लेक्चर्स के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, उन लेसन्स के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन, साइन कन्वेंशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएफ सेल, स्टैंडर्ड सेल, इन सब के बारे में पढ़ाया। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसी चैप्टर का अगला टॉपिक, वो है गिब्स एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। ये गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल के बीच में क्या संबंध है, ये कैसे रिलेटेड हैं, ये कैसे डायरेक्शन स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, जो मैं आज शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, गिब्स एनर्जी तथा थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके सेल ईएमएफ के चिन्ह तथा सेल रिएक्शन की नेचर ज्ञात की जा सकती है। क्या कहा मैंने आपको कि थर्मोडायनेमिक्स आपको पहले भी बताया था, जब रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेल का बताया था तब मैंने आपको बताया था थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल्स केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के ऊपर लागू होते हैं। तो गिब्स एनर्जी और थर्मोडायनेमिक के सिद्धांत, इनका उपयोग करके हम सेल के ईएमएफ के साइन, मतलब पॉजिटिव होगा सेल का ईएमएफ या नेगेटिव होगा, और सेल रिएक्शन, क्योंकि ईएमएफ का पॉजिटिव और नेगेटिव होना सेल रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो सेल रिएक्शन की नेचर ज्ञात कर सकते हैं। किसी रिवर्सिबल सेल में मैक्सिमम कार्य निम्न होता है। क्या होता है? मैक्सिमम वर्क डन इन अ सेल क्या होता है? अधिकतम कार्य बराबर है विद्युत की मात्रा इनटू सेल का ईएमएफ। सेल का ईएमएफ क्या है और विद्युत की मात्रा कितनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वर्क डन हम निकाल सकते हैं। यदि सेल को n तुल्यांक अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, यदि सेल के n तुल्यांक अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित की गई उसकी मात्रा होगी n इंटू फैराडे। ठीक है, अगर आप सेल में 1 तुल्यांक प्रवाहित करते हैं तो होगा फैराडे। ये आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स पढ़ाई मैंने तब भी पढ़ाया था फैराडेज लॉ के अंदर, कि अगर 1 ग्राम तुल्यांक किसी पदार्थ का निक्षेपित होता है या विसर्जित होता है या डिपॉजिट होता है, तो विद्युत धारा की मात्रा 1 फैराडे होती है। अब यहाँ पर सेल में n तुल्यांक अगर अभिकारक उत्पादों में परिवर्तित होते हैं तो यहाँ पर विद्युत की मात्रा NF होगी। विद्युत द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा? n इंटू एफ इंटू ई। ई है सेल का ईएमएफ, तो जो वर्क डन है वो NF इंटू ई के बराबर होगा। यह कार्य गिब्स ऊर्जा के व्यय पर होता है, अतः विद्युत कार्य मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। ये जो विद्युत जब रिएक्शन होता है और जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, ये इंटरनल एनर्जी जो गिब्स एनर्जी है सिस्टम की, उसके एक्सपेंडिचर पर खर्च होता है, उसके व्यय पर खर्च होता है। अतः इस मुक्त ऊर्जा को हम माइनस डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस का मतलब है कम होना, उसका यूज़ होना, जो सिस्टम से एनर्जी गई, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अतः निम्न संभावनाएं इस समीकरण से उत्पन्न होती हैं। पहला है कि अगर सेल का ईएमएफ ई होगा, ये ई जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होगा तो इक्वेशन देखिए, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू प्लस NFE पॉजिटिव होगा, तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव ही होगा। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। अतः अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः प्रवर्तित होगी। अगर सेल का ईएमएफ नेगेटिव है तो यहाँ पर NFE में भी नेगेटिव, डेल्टा जी में भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और ऐसे केस में डेल्टा जी कैसा होगा? पॉजिटिव। ईएमएफ नेगेटिव तो जी पॉजिटिव, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। यहाँ अभिक्रिया स्वतः उत्प्रेरित या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, आप स्पॉन्टेनियस हो जाए, स्वतः प्रवर्तित होती हैं, अपने आप होती हैं। ये स्वतः अप्रवर्तित हैं। अगर इनको आपको उत्क्रमित करना है तो आपको बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा। और तीसरी स्थिति है कि अगर ईएमएफ ज़ीरो हो और ई भी ज़ीरो हो तो रिएक्शन जो होगा वो इक्विलिब्रियम में होगा। स्थिर ताप व दाब पर स्वतः प्रक्रम होने पर गिब्स एनर्जी घटती है और डेल्टा जी नेगेटिव होता है। डेल्टा जी नेगेटिव लिखा है हमने, ये कब होता है डेल्टा जी नेगेटिव? जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो? कांस्टेंट हो, और जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो।
ऐसे में गिब्स एनर्जी घटती है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक इन कॉन्टैक्ट विद जिंक 2 आयन्स विद एक्टिविटी 1, कैडमियम इन कॉन्टैक्ट विद कैडमियम आयन विद एक्टिविटी 1 में 298 K पर इस सेल का EMF 0.3590 वोल्ट है। सेल रिएक्शन क्या है, देखिए जिंक और कैडमियम है, जिंक और कॉपर की जगह यहाँ पर कैडमियम है, तो हम लिख सकते हैं जिंक प्लस कैडमियम 2 गिव्स यू जिंक 2 प्लस कैडमियम, जस्ट लाइक डेनियल इक्वेशन। यदि इलेक्ट्रोड्स को तार से जोड़ा जाता है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। वह दर्शाते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। कॉपर जिंक से कैडमियम की तरफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली जाते हैं। यदि सेल को विपरीत क्रम में लिखते हैं, मान लीजिए कैडमियम को हमने क्या करा, वैसे तो आपको मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड जो होता है उसको ऊपर नेगेटिव साइन होता है और ये एनोड होता है, और राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जिंक का अपने क्या होगा, एनोड होगा और कैडमियम का कैथोड होगा। यदि हम सेल को उल्टा लिख दें, ठीक है, कैडमियम को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें और जिंक को फॉर सेल राइट हैंड साइड पे लिखें, तो इस सेल का EMF 298 K पर -0.3590 होगा। मतलब वैल्यू में, न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, केवल साइन बदल गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स कैडमियम से जिंक की ओर प्रवाहित किए जा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा G पॉजिटिव होगा तथा सेल रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में स्वतः प्रवर्तित होगा। विद्युत धारा सर्किट में कैडमियम से जिंक की ओर बहाने के लिए सेल पर 0.3590 वोल्ट से अधिक विभव लगाना पड़ेगा। कैडमियम से जिंक की ओर धारा स्वतः अप्रवर्तित होगी। आप अब चाहें तो जोड़ के देख लीजिए, कैडमियम से जिंक की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होंगे, है ना। आपको 0.3590 से ज़्यादा का पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तभी रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में होंगे। इक्वेशन 1 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल्टा G अपॉन N। ये है इक्वेशन नंबर 2 सॉरी। क्या करा हमने, जो फर्स्ट इक्वेशन थी माइनस डेल्टा G इज इक्वल टू NFE, उसमें से हमने F जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। EMF इस किसके बराबर हो गया, डेल्टा G अपॉन N के। ये इक्वेशन दर्शाती है कि सेल का EMF का मान प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स एनर्जी में कमी के समानुपाती होता है। क्या होता है, किसी भी सेल का EMF का मान प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स एनर्जी में कमी के समानुपाती होता है। क्योंकि डेल्टा G अपॉन N एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अतः EMF भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मात्रा स्वतंत्र होगा। अतः E का मान सेल के आकार पर या सेल रिएक्शन की समीकरण की स्टोइकियोमेट्री पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, मात्रा स्वतंत्र है। अब इसके लिए हम कुछ पीछे थर्मोडायनेमिक्स का देखेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक टर्म आती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इफ़ अ सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज, अगर एक सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रकार की स्पीसीज हों, जैसे कि एटम हों, आयन हों, मॉलिक्यूल हों, इट इज़ कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। इट मीन्स लार्ज क्वांटिटीज़, बल्क में मैटर उपस्थित होता है, लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर मैटर उपस्थित होता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एज दे डिपेंड ऑन बल्क मैटर। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरी है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सिस्टम। किस पे डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द सिस्टम। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, CP, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी एट्सेट्रा। ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, क्योंकि ये मात्रा पर डिपेंड करती हैं, पदार्थ के मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। और दूसरी होती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, दे डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का नेचर क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, ऐसे। अब हम पढ़ेंगे गिब्स फ्री एनर्जी, EMF एंड थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। मुक्त ऊर्जा में
परिवर्तन समीकरण 1 से होता है। अभी हमने पढ़ा माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से डेल्टा जी व एंथैल्पी परिवर्तन से डेल्टा एच निम्न प्रकार संबंधित हैं। डेल्टा जी और डेल्टा एच आपस में एक दूसरे से गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से जुड़े हुए हैं और ये इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 से डेल्टा माइनस डेल्टा जी का मान इक्वेशन 3 में रखने पर क्या करेंगे हम, एक में जो अपनी एक जो इक्वेशन है डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई, ठीक है, इसका मान अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रखें तो हमारी इक्वेशन डेल्टा जी की जगह आ जाएगा माइनस बाहर माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी किसके बराबर है, माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा ऑफ माइनस एन एफ ई अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। दिस इज इक्वल टू एन एफ ई इक्वल टू माइनस डेल्टा एच प्लस एन एफ बाहर निकाल लो, टी बाहर निकाल लो, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इक्वेशन नंबर 4 हमको प्राप्त होगी। ठीक है, इक्वेशन 4 दर्शाती है कि सेल का ईएमएफ ताप पर निर्भर करता है। यदि ई तथा इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ई अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर का मान ज्ञात हो तो डेल्टा एच का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। हम इसका और आगे का पार्ट अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।